Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, और आज हम बात करने जा रहे हैं about homeostasis and feedback mechanism. Now, this is a lecture in continuation to the series of lectures on Introduction to Anatomy and Physiology. इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी में चल रहे होते हैं, जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं बॉडी में क्या फंक्शन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो क्या है. तो वन वेरी मेजर फैक्टर यहाँ पे, मेजर मैकेनिज्म दैट प्लेज रोल इज होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? होम्योस्टेसिस इन सिंपल वर्ड्स मीन्स इक्विलिब्रियम, मीन्स बैलेंस, एक बैलेंस मेंटेन करना, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ relatively stable internal condition despite a changing external environment. मतलब कि हर सेल जो बॉडी का है, वो हर सेल कोशिश करेगा कि एक उस सेल के अंदर एक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना. स्टेबिलिटी मतलब उसके अंदर के प्रोटीन्स, उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी उसके अंदर के प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कंटिन्यू होते रहें और वो उस स्टेबल लेवल्स में रहें डिस्पाइट उसके बाहर जो मर्जी हो रहा हो. ठीक है, दैट इज समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से अगर किसी को फीवर होता है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद वो सेल ये कोशिश करेगा कि वो टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करे और अपने प्रोसेसेस को अफेक्ट ना होने दे. ठीक है, सो दिस इज होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स. ठीक है, द बॉडी इज सेड टू बी इन होम्योस्टेसिस व्हेन इट्स सेल्यूलर नीड्स आर एडिक्वेटली मेट एंड फंक्शनल एक्टिविटीज आर अकरिंग स्मूथली. तो कब हम बोलते हैं कि होम्योस्टेसिस है बॉडी में? वो तब होता है जब उसकी जो भी नीड है हर सेल की, वो नीड पूरी हो रही है और उसकी अपनी अपनी फंक्शन जो है वो सही से चल रहा है. जैसे हम एक घर कहते हैं, है ना, घर के अंदर अगर सब अपना अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स पूरी हो रही है, तो वो घर में क्या है, शांति होती है. राइट, दैट इज होम्योस्टेसिस. अगर नहीं नीड्स पूरी होंगे या कोई अपना अपना काम नहीं कर पाएगा ढंग से कोई, तो कलेश होता रहेगा कि हाँ भी कोई पंगा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, झगड़ा होता रहेगा. सो दैट विल बी डिसरप्टिंग द होम्योस्टेसिस, दैट विल बी डिसरप्टिंग द बैलेंस ऑफ द फैमिली. सिमिलरली बॉडी में भी यही सिनेरियो होता है. बॉडी ट्राई करती है कि हर सेल का जो नीड है, जो फंक्शनल एक्टिविटी करने के लिए, जो भी उसकी प्रोसेसेस करने के लिए नीड्स हैं, वो नीड्स पूरी हो सो दैट वो एक बैलेंस में मेंटेन रहे. ठीक है, सो एवरी ऑर्गन प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरमेंट. राइट नाउ, इस चीज के लिए अब उन्होंने एक मैकेनिज्म किया होता है. जैसे घर में देखो क्या होता है, अभी हम कहते हैं घर है हमारा, तो घर में हमारे पास 5 लोग हैं, है ना, तो 5 लोगों में हर बंदे का अपना एक रोल होता है. फादर ने अपना एक रोल प्ले करना है, मदर ने अपना प्ले करना है, ग्रैंड पेरेंट्स ने अपना करना है, बच्चों ने अपना करना है. किसी का रोल होगा कि घर में सबको खाने पीने को प्रॉपर मिले, किसी का रोल होगा कि कमाई अच्छे से करके लाएं, किसी का रोल होगा कि एक खुशी मेंटेन करना, एक एक चहक मेंटेन करना घर में, है ना. किसी का रोल होगा पाठ पूजा करके शुद्धता लाना घर में, है ना. तो देयर कुड बी वेरियस वेज, और लोगों के रोल्स इंटरचेंज भी होते रहते हैं और वो एक से ज्यादा रोल्स भी कई बार प्ले करते हैं. राइट, पर बॉडी में क्या होता है, बॉडी ने भी इस तरह से अलग अलग पार्ट्स को फंक्शंस डिवाइड करे हुए हैं. उन्होंने एक, जैसे कह लो, हेड बनाए हुए हैं उस अपनी बॉडी के. तो वो हेड्स अपना अपना काम करते हैं सो दैट ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे. तो अगर कहीं पे भी डिसरप्ट होने की कोशिश होती है तो वो सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और उसको वो डिसरप्ट नहीं होने देता है, उसको फिर से बैलेंस में ले आता है. तो वो कैसे करता है ये? नाउ फॉर दिस वी हैव 5 पार्ट्स इन दी होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म. क्या है वो 5 पार्ट्स? रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स. ठीक है, अब ये है क्या? ठीक है, क्या होता है, देखो सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स आर बेसिकली, एक कह लो एक सेंसर है. ठीक है, वो सेंसर है जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा. राइट, तो वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा एंड वो मॉनिटर करता रहेगा पूरा टाइम. वो स्टिमुलस रिसीव करेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है. जैसे अगर सपोज टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारे स्किन के रिसेप्टर के जो थर्मल रिसेप्टर्स हैं वो गेज करेगा टेम्परेचर बढ़ गया है. तो वो क्या करेंगे, वो नर्व से इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये प्रॉब्लम आ गई है.
सो द सेंसरी न्यूरॉन्स जो नर्व्स लेके जाते हैं, दैट टेक द सिग्नल फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, आर द सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, वो सेंस कर रहे हैं इसलिए सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो sensory neurons will send the input information or message to the control center. That is means that the information from the cell, tissue, organ जो भी है, it is sent to the integrated system, that is the brain या फिर spinal cord. कुछ कुछ चीजें जो है spinal cord के लेवल पे ही मैनेज हो जाती हैं। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, हेड है हमारा, है ना, तो हमारा ब्रेन है हमारा मेन हेड ऑफ आवर बॉडी यू कैन से। ठीक है, तो वो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रिले करते हैं। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या करता है, वो एनालाइज करता है इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को। दे एनालाइज द इनकमिंग मैसेज रिसीव फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन एंड उसके हिसाब से वो कमांड भेजता है कि क्या करना है। अब ये प्रॉब्लम आ गई, अच्छा ये करो फिर। सो इन द बॉडी देर आर हंड्रेड ऑफ कंट्रोल्ड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, ब्रीदिंग रेट है, ये सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। तो ये ब्रेन कंट्रोल करता है कि कितनी सांस लेनी है, कितना दिल को धड़कना है, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए बॉडी का, है ना, कितना पानी का मात्रा होनी चाहिए बॉडी में। हर चीज जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये जो मैसेज आया उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करके प्रोसेस करके फिर आगे अपना मैसेज भेजता है। मैसेज क्या है, जैसे वो जाते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। दिस इज द आउटपुट इंफॉर्मेशन या मैसेज फ्रॉम द इंटीग्रेटेड सेंटर, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, गोज टू द टिश्यूज थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब वो टिश्यू पे पहुंचा, जिस टिश्यू पे पहुंचा वो हो गया इफेक्टर सेल्स। तो इफेक्टर सेल्स आर बेसिकली द सेल, टिश्यू या ऑर्गन विच एक्ट्स एज एन इफेक्टर। इफेक्टर क्योंकि उस पर इफेक्ट आ रहा है इसीलिए इफेक्टर। ठीक है, दैट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द आउटपुट कमांड। जो उसको कमांड मिला होगा, आउटपुट कमांड मिला होगा कि ये कमांड करना है, वो उसके हिसाब से उस पर एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब क्या होता है, कोई भी चीज है बॉडी में, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिसेप्टर गेज करेगी। रिसेप्टर गेज करके या समझ के स्टिमुलस को एक्सपीरियंस करके उसको आगे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगी टुवर्ड्स द ब्रेन। द ब्रेन विल एनालाइज इट, एनालाइज करके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो इफेक्टर्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि उसको क्या करना है। सो दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ द होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, सो दैट इज इट विद द मैकेनिज्म, दैट इज विद होम्योस्टेसिस। अब ये मैकेनिज्म है हमारे पास, होम्योस्टेसिस हमें पता चल गया क्या है, ये मैकेनिज्म है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, है ना, कि वो इस तरह से एक्ट करते हैं। तो अब वो मेंटेन कैसे करते हैं, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना कैसे होता है या कैसे बॉडी मेंटेन करती है ना, इसके लिए इसके पास 2 तरीके हैं, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। अब व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक? इट्स समथिंग एज सिंपल एज दैट कि नेगेटिव मतलब ये सोचो कि नेगेटिव है ना, तो आप ऑपोजिट है मतलब वो। सो व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर अपोजेस द ओरिजिनल स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक बिकॉज इट नेगेट्स द स्टिमुलस। जैसे एक आम देखो, कोई भी अगर समझो बच्चा है, कोई गलती करता है तो पेरेंट्स गुस्से होते हैं, पेरेंट्स कोई मारते भी हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक नेगेटिव चीज कर रहे हैं, है ना, उनको नेगेट कर रहे हैं उस बात को, उनको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं वो बात करने से। वो क्यों टोक रहे हैं? दैट इज अ वे ऑफ नेगेटिव फीडबैक। कि टोकने से क्या हुआ, टोकने से वो बंदा फिर से वो चीज नहीं करेगा और रुक जाएगा, राइट। सो दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। घर के अंदर आप एग्जाम्पल एक देखोगे तो आपके एसीज आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं ना। तो एसीज के अंदर जो थर्मोस्टेट होता है, जो जैसे हम कहते हैं ना हमारा एसी चला दिया हमने, वो बीच में उसका कंप्रेसर ऑन होता है, फिर कंप्रेसर बंद हो जाता है, फिर ऑन होता है, फिर बंद हो जाता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज एन ऑटो कट ऑफ। ऑटो कट ऑफ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर के टेम्परेचर सेंसर्स हैं जो वो टेम्परेचर को गेज करते हैं, टेम्परेचर क्या है एट दिस मोमेंट, उसके हिसाब से उस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए उतना टाइम कंप्रेसर चलाते हैं जब तक उस लेवल पे आवे, फिर बंद कर देते हैं। जब एक लेवल से नीचे टेम्परेचर चल जाता है तो फिर कंप्रेसर ऑन हो जाता है। ठीक है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अब बॉडी में नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है? बॉडी में भी एक टेम्परेचर जो बेसिक हमारा मेंटेनेंस होती है बॉडी टेम्परेचर की, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, दैट हैपेंस थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले तो देर इज एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। कहीं भी किसी भी रीजन से, किसी वजह से किसी को फीवर हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई भीग के आ गया, कोई ज्यादा गर्मी में आ गया, किसी भी रीजन से, किसी भी तरह के स्ट्रेस से सपोज बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ,
ये हमारा एक बेसिक स्टिमुलस है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ कि एक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, जो हमारे स्किन के थर्मो रिसेप्टर्स हैं, मतलब जो टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं हमारे स्किन में, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उनको वो सेंस करेंगे भाई बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। वो क्या करेंगे, वो सेंड करेंगे इनपुट मैसेज वाया द नर्व इम्पल्स टू द कंट्रोल सेंटर। तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू वो इनपुट भेजेंगे टू द ब्रेन कि भाई टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ गया है। तो फिर ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा पहले तो उस इनपुट को कि क्या है, क्या बताया गया, क्या बोल रहा है ये बॉडी के सेल्स के, मुझे क्या भेज रहे हैं मैसेज। तो जी उन्होंने बताया कि जी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वो क्या करेगा, उसने एनालाइज कर लिया, अब वो आउटपुट मैसेज भेजेगा स्किन की तरफ थ्रू द मोटर रिसेप्टर्स, सॉरी थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। तो वो क्या करेगा, इफेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द आउटपुट मैसेज ऑफ द कंट्रोल सेंटर विल इंक्रीज स्वेटिंग फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स। तो ये जो है मोटर न्यूरॉन्स, ये स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजेगा स्किन में कि भाई अपनी सिक्रीशन इंक्रीज करो। ठीक है, जब स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होता है, ज्यादा वाटर लॉस होएगा, हीट लॉस, पानी लॉस होएगा। अब आपको पता है, हमने पढ़ा है अबाउट बेसिक्स ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन, ये सब हमने पढ़ा है हमारे बेसिक साइंस में, है ना। तो इवेपोरेशन होने से क्या होता है, इवेपोरेशन होने से हीट लॉस होती है। तो जब पानी निकलता है, स्वेट निकलता है, स्वेट जब इवेपोरेट होता है तो वो हीट लॉस करता है उस सरफेस से। ठीक है, सो इंक्रीजिंग स्वेट विल इंक्रीज द हीट लॉस बाय इवेपोरेशन। जब हीट लॉस होएगी बॉडी से तो क्या होएगा, बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। ठीक है, सो वन थिंग विच यू विल रियलाइज, कई लोग बोलते हैं कि भाई बुखार हुआ था उसके बाद बहुत पसीना आया, बहुत पसीना आया, पता नहीं इतना पसीना आ गया। तो पसीना क्यों आ रहा है, वो बॉडी एक अपना कंट्रोल मैकेनिज्म प्ले कर रही है, वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि इस राइज ऑफ टेम्परेचर को रोका जाए। तो वो रोकने के लिए उसको स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज कर रही है ताकि इवेपोरेशन इंक्रीज हो और टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन कम्स द पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, देखो जैसे घर में होता है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कोई अच्छा काम करके आए हो, तो आपको शाबाशी मिलती है ना कि वेरी गुड वेरी गुड। वो क्यों मिलता है, ताकि आपको प्रोत्साहन मिले कि आपने और ये करना है ना। सो द सेम पॉजिटिव फीडबैक का मतलब वही है, सेम है। बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक क्या हो रहा है, यहाँ पर जब कोई स्टिमुलस आया, वो गेज हुआ, रिसेप्टर ने समझा कि हाँ भाई ये स्टिमुलस आ गया है, उसने सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को बताया कि भाई ये स्टिमुलस आ रहा है। ब्रेन क्या कहता है, वेरी गुड, शाबाश, यही काम करना है। तो वो फिर से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उसको सिग्नल बोलता है कि भाई ये करे जाओ आगे। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। सो द इफेक्टर adds to the initial stimulus instead of negating it। वो नेगेट नहीं करता, उसको नेगेटिव नहीं होने देता, उसको और ऐड करता है। अगर एक धक्का लग रहा है तो वो और धक्का मार रहा है, वो धक्के को रोक नहीं रहा है, दैट वे। ठीक है, सो इससे क्या होएगा, प्रोसेस जो है और स्पीड अप होगी, जो भी चीज हो रही, जिसके लिए स्टिमुलस से जो चीज हो रही है वो और होगी। नाउ इसके एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल इज लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। जब डिलीवरी होनी होती है, जो लेबर पेन्स होते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो वो कैसे होता है, देखो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दैट इज द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट फोर्सेस द बेबीज हेड इनटू द बर्थ कैनाल, राइट, दैट इज द सर्विक्स के अंदर उसको पुश करती है। जब ये पुश होता है तो उससे जो सर्विक्स के जो लाइनिंग है वो डिस्टेंड होती है ना, ये इतनी सी ओपनिंग है, उसके अंदर आपने धक्का मारा, आप हेड को यूट्रस ने पुश कर रहा है अंदर, तो उससे ये डिस्टेंड होता है, सर्विक्स इज गेटिंग डिस्टेंडेड, सो इट प्रोड्यूसेस इफेक्ट ऑन द कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल मतलब नॉर्मल कंडीशन, एंड इंक्रीजेस द डिस्टेंशन ऑफ द सर्विक्स। जब सर्विक्स की डिस्टेंशन इंक्रीज होती है तो क्या होएगा, उसमें जो सर्विक्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, देखो लेबर कॉन्ट्रैक्शन हुई, यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बेबी को पुश किया इनटू द सर्विक्स, वो सर्विक्स में पुश करने की वजह से सर्विक्स डिस्टेंड हुई, है ना, डिस्टेंड हुई। तो डिस्टेंड होने से क्या हुआ, डिस्टेंड होने से जो सर्विक्स के रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए कि भाई हमें डिस्टेंड किया जा रहा है। वो उन्होंने इनपुट सिग्नल भेजा ब्रेन को
वाया द सेंसरी नर्व इम्पल्स कि भाई हमें डिस्टेंड किया जा रहा है, हमें हमें डिस्टेंशन हो रही है, हमारे हमारे हमें स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, वो एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसने एनालाइज किया, एनालाइज करके वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजेगा कि अच्छा, तुम्हारे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है, तुम और ऑक्सीटोसिन भेजो। ठीक है, तो वो क्या करता है, इट सेंड्स एन आउटपुट सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड टू इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इन द ब्लड। ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इंक्रीज होने से क्या होएगा, फिर से और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सर्विक्स डिस्टेंड होएगा। ऑक्सीटोसिन बढ़ा, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पुश हुआ, पुश से सर्विक्स डिस्टेंड हुई, सर्विक्स डिस्टेंड हुई तो उसने सिग्नल भेजा ब्रेन को कि भाई सर्विक्स डिस्टेंड हो रही है, एक्सपैंड होने की कोशिश हो रही है। तो ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, ब्रेन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजा कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो और डिस्टेंड करो इसको। तो oxytocin will produce their effect on the effectors, that is the uterus and cervix, and cause increased uterine contraction and increased distension of cervix, thus pushing the baby further into the birth canal. ठीक है, तो ये इंक्रीज होने से लेबर कॉन्ट्रैक्शंस भी इंक्रीज होंगे और यूट्रस की डिस्टेंशन भी इंक्रीज होएगी। तो ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो ही जाता है, हो ही जाता है, हो ही जाता है, जब तक कि बच्चा पुश होके बाहर नहीं जाएगा। जब बच्चा पुश होके बाहर निकल गया, वंस द बेबी इज आउट, तो क्या हो जाएगा कि सर्विक्स की डिस्टेंशन बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको अभी कोई है ही नहीं डिस्टेंड करने के लिए, बच्चा था वो बच्चा बाहर निकल गया, तो सर्विक्स फिर से नॉर्मलाइज हो गई, तो वो डिस्टेंशन और सर्विस डिक्रीज हो जाएगी। जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो वो फिर सिग्नल भेजेगी कि अच्छा भाई डिक्रीज हो गया। दैट थिंग विल इंटरप्ट और ब्रेक दिस साइकिल, वरना ये साइकिल चलता रहेगा। आप अगर नोटिस करोगे तो जब डिलीवरी हो रही होती है तो जो पेन्स है इनिशियली थोड़ी होती हैं और ज्यादा टाइम के बाद आती है, एक एक पेन जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद आती है। जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होती है तो पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और पेन की ड्यूरेशन, जो टाइम इंटरवल्स हैं वो इंटरवल्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन द बॉडी, दैट इज लेबर पेन्स। ठीक है, सो आपने समझ लिया व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। दिस इज ऑल विद दिस लेक्चर, बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, कंसेप्चुअल लेक्चर है फिजियोलॉजी का। कभी कभी समझने में मुश्किल आती है, लगेगा तो रिपीट करके सुनिए उसे। तीन बेसिक चीजें हैं, होम्योस्टेसिस, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड till we meet again, have a nice day, take care, bye bye.